नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अमरनाथ कश्यप, सचिव कानपुर हेल्थ कमेटी। कानपुर हेल्थ कमेटी आप जानते हैं लगातार स्वास्थ्य जागरूकता पे काम कर रही है और इसी क्रम में हमारे पॉडकास्ट इंटरव्यू स्वास्थ्य जागरूकता के लिए लेकर आए हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर नीरज कुमार सर। सर नमस्कार। सर हमारे प्रोफेसर नीरज कुमार सर MBBS, MS, MCH, CVTS और कार्डियक सर्जन कार्डियोलॉजी कानपुर में है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे पॉडकास्ट पे। सर पब्लिक के कुछ क्वेश्चन आते हैं हार्ट से रिलेटेड, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि नवयुवकों में हार्ट अटैक आने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, आजकल ये एक बड़ी गंभीर समस्या हो गई है कि जो हमारे नवयुवक हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, जिनको भी पहले माना जाता था कि 40-45 साल के नीचे की उम्र में अमूमनतः हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक जैसी संभावना नहीं होती थी। आजकल ये बड़ा ही एक सामान्य सी बात हो गई है कि 40-45 इवन 17-18 साल के बच्चों में भी हार्ट अटैक आ रहा है। और रोज़ नहीं तो 1-2 दिन में हमको ये खबर सुनने को मिल जाती है कि एक अमुक लड़का 17-18 साल का ऐसा करते हुए हार्ट अटैक से उसकी अचानक से मृत्यु हो गई है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इसके पीछे जो मेन जो एक कारण है, वो कारण है हमारी जीवन शैली का पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाना। उस जीवन शैली में खाना भी है, खाना पीना, हम लोगों का जो दिन भर का जो एक शेड्यूल होता है कि हम लोगों को समय पे सोना चाहिए, एक नियत समय पे उठना चाहिए, वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। हम लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं उन चीज़ों के लिए जो कि हमारे लाइफ में कम महत्व रखती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के लिए चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरनाइट स्ट्रेस करने लगे। लोग 11-11, 12 बजे तक सोशल मीडिया पर रहते हैं, खाना पीना उनका सही से नहीं रहता है। एक दूसरा क्या हो गया कि जो आजकल का जो फूड हैबिट्स है वो बहुत ही ख़राब हो गई है। खासकर युवाओं की फूड हैबिट्स वो मोस्टली घर के बाहर के खाने पर निर्भर करने लगे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा फूड हमारा जंक है, कौन सा फास्ट फूड है और कौन सा फूड हमारे लिए हेल्दी है। तो एक ये पूरा एक चक्र बन गया है जिसने कि हमारी इस लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया है और यही कारण है कि इतनी कम उम्र में इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। जी ग्रेट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर पब्लिक का कि हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट, हार्ट फेल्यूर कोई व्यक्ति कैसे पहचाने कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि गैस की समस्या है? देखिए, ये 3 जो शब्द आपने लिए हैं बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में समझ लीजिए कि जो हमारी जो नसें होती हैं, जो कि हार्ट के जो मसल्स होती हैं उसको सप्लाई करती हैं, उसके लिए खून लेकर जाती हैं, उसमें ब्लॉकेज आता है। ब्लॉकेज आने से अचानक से जो हमारा हार्ट है उसका जो भोजन है, जो फूड है, जो कि ब्लड से मिलना था वो नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट का रुक जाना। इसमें क्या होता है कि हार्ट की गति जो होती है वो रुकती है। हार्ट में नसों में कोई ब्लॉकेज नहीं आया है। जो हम जैसे सब लोग जानते हैं कि हृदय की गति 60 से 90 एक सामान्य गति होती है। अगर वो अचानक से रुक जाए, हार्ट धड़कना बंद कर दे, उसको बोलते हैं हार्ट अरेस्ट। और जो हार्ट फेल्योर होता है, हार्ट फेल्योर का मतलब होता है कि हार्ट का जो पंपिंग है वो कम हो गया है, तो उसको जो अपने काम करने थे वो उसमें फेल हो रहा है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना और पूरे शरीर को में आगे भेजना। उसके लिए एक फोर्स चाहिए होता है। अगर हार्ट का वो फोर्स कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि हार्ट फेल्योर हो गया है। तो ये 3 शब्द हैं, इन तीनों का अलग अलग महत्व है। ये तीनों बीमारियों का इलाज भी एकदम अलग अलग है। मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर इफेक्टिव पंप की पावर कम क्यों हो जाती है सर? देखिए, जो जैसे अभी जो ये हार्ट फेल्योर की बात हुई है, ये बेसिकली हार्ट जो है एक ऑर्गन है मसल्स का, जो ऐसे करके सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तो उसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर से जो अंदर जो ब्लड है वो हमारे एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अगर ये पंपिंग कम हो गई तो इसी को हम लोग हार्ट फेल्योर बोलते हैं। इसके कम होने के बहुत सारे कारण हैं। ये हार्ट अटैक की वजह से भी कम हो सकता है। आपके अंदर हार्ट की कोई वाल्व की समस्या है, उससे भी आपकी हार्ट की पंपिंग कम हो सकती है। इवन हाइपरटेंशन में ऐसा भी देखा जाता है कि आपका बीपी तो 200 है लेकिन आपकी हार्ट की पंपिंग केवल 20% ही है। ऐसा भी हो सकता है। डायबिटीज़ इसका एक मुख्य कारण है। इवन जो आपके गुर्दे की बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं और इस तरह की तमाम बीमारियां हैं,
वो भी आपके हार्ट की पंपिंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। तो हार्ट की पंपिंग बहुत कारणों से कम हो सकती है। बहुत बार देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, डिलीवरी के बाद अचानक से उनका हार्ट कमज़ोर हो जाता है और उनमें भी हार्ट की पंपिंग की समस्या आ सकती है। तो ये एक इसका जो कारण है वो एक बड़ा ही विशाल क्षेत्र है और उसमें हमको अलग मरीज के हिसाब से कारण देखने होते हैं और फिर उसी हिसाब से उसका इलाज चला जाता है। एक क्वेश्चन और आया सर कि वेस्कुलर इलास्टिसिटी कम क्यों हो रही है इस समय? देखिए, बॉडी स्टिफ हो रहा है। कारण क्या है? जो अभी आपने सबसे पहला सवाल पूछा था कि नवयुवकों में क्यों ऐसा हार्ट अटैक आ रहा है, इसका मेन कारण जो है वो जो आपने ये जो सवाल पूछा है इसका मेन कारण यही है, वेस्कुलर इलास्टिसिटी कम। हमारी जो नसें हैं, जैसे अभी हम दो लोग बैठे हैं और हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो हार्ट एक आराम से अपना एक नियत गति पे और नियत प्रेशर से ब्लड को आगे शरीर में भेज रहा है। अभी हम चलने लगेंगे, हम दौड़ने लगेंगे, तो उस नस के अंदर से ये हमको खून ज़्यादा चाहिए होगा। वो ज़्यादा कैसे होगा? उसके लिए हमारी नस को सॉफ्ट होना ज़रूरी है। जब वो सॉफ्ट रहेगा, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी, वो अपना साइज बढ़ा लेगा। जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते जाते हैं, उसका साइज बढ़ता जाता है। एक छोटा सा गुब्बारा इतना बड़ा जाता है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी है। तो ऐसे ही जब तक हमारी जो वेसल्स हैं, अगर उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है तो एक नियत सीमा तक तो ब्लड का सप्लाई होगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमको चाहिए होगा तो हमारा हार्ट उसको नहीं दे पाएगा क्योंकि आपकी ब्लड वेसल में एक्सपेंसाइल कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। इसको सिंपल भाषा में आर्थराइटिस या वस्कुलाइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस और वस्कुलाइटिस, इसको जन्म देने के लिए जो हमारी जीवन शैली, जिसका हमने सबसे पहले जिक्र किया था कि जीवन शैली बहुत ख़राब हो गई है, हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया है, इसकी वजह से पूरी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस मतलब एक सूजन की व्यवस्था। जैसे किसी को जब चोट लगती है तो उसका हाथ वगैरह सूज जाता है, लालपन आ जाता है और बहुत दिनों तक वो अंग काम नहीं करता है। तो ऐसे ही हार्ट की नसें जो हैं वो सूज जाती हैं और सूजने की वजह से उनका जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारा जो ऑर्गन है, जो हार्ट है, वो एक फिक्स आउटपुट वाला हो जाता है। उसके ऊपर वो काम नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको ज़्यादा आप कोई काम कर रहे हैं और ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ गई है तो वो उसको नहीं दे पाएगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। ये कोरोना में भी ये सबसे ज़्यादा हुआ है और आजकल कोरोना के बाद इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे लाइफस्टाइल का ख़राब होना है। ये कहीं वेस्कुलर इलास्टिसिटी कम होने के कारण हैवी मेटल्स का शरीर में जाना तो नहीं हो सकता था? देखिए, हमने अभी जो बताया है ना कि जो फूड, जैसे फूड हैबिट्स है, जी सर, जो फूड हैबिट्स है हमारा, फूड हैबिट्स में जो हम लोग अननेसेसरी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मल्टी यूज़ ऑयल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक ऑयल सुबह कढ़ाई में पड़ा था और शाम तक वो चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो दो चार यूज़ के बाद वो जैसे डीजल ऑयल है, मोबिल ऑयल हो जाते हैं, वो उसकी तरह से हो जाता है। तो इस तरह के जो ये चीज़ें हैं। दूसरा, पानी, हम लोग कोल्ड ड्रिंक और ये सब जो पीते हैं ये हमारे बॉडी में नुकसान करता है। दूसरा, जगह जगह का पानी, जैसे जो कुछ शहर के कुछ हिस्से ऐसे हो गए हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, जैसे अपने कानपुर शहर में भी ऐसे हैं कि जहाँ पे हैवी मेटल्स का ज़मीन के अंदर जमाव बहुत हो गया है, क्योंकि वो जितना भी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट निकलता है वो ज़मीन के अंदर डंप हो जाता है विदाउट ट्रीटमेंट। तो ये जो हैवी मेटल्स हैं ये डेफिनेटली आपकी बॉडी को, चाहे वो लीवर हो, हार्ट हो, किडनी हो, ब्रेन हो या आपकी वेसल्स ही हो, ये हर अंग को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्ट की बीमारी में एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल हो सकता है? देखिए, हम कितनी भी कोशिश करें, कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा कोशिश करे, लेकिन वो अपने आसपास की हवा को नहीं बदल सकता है। आप अच्छा सामान खरीद सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से प्रोड्यूस हुआ और खेतों में बिना यूरिया के पका कि नहीं पका, ये आपके हाथ में नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपके जाने ना चाहने में भी आपके अंदर ऐसे बुरे टॉक्सिन्स शरीर के अंदर जमा होते ही रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में अंदर जाते हैं, इनको जो लड़ता है, इनका जो किलिंग करता है, जो आपके शरीर को इन सब चीज़ों से बचाता है, वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इनका तो महत्व किसी तरह से भी कम नहीं है। और इंडियन फूडिंग हैबिट इतनी अच्छी रही है पहले से, जैसे हम लोग, आपका सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं कि इंडियन फूडिंग हैबिट्स में प्याज का बड़ा रोल है।
लोग कुछ भी खाते हैं लेकिन प्याज जरूर खाते थे। अगर एक मजदूर खेत में बैठ के सूखी रोटी भी खा रहा था तो प्याज के साथ खाता था, क्योंकि प्याज एक ऐसा फूड है जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं और सबसे सस्ता होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये जितना भी, चाहे वो हमारी वेजिटेबल्स हों या नट्स हों या फिर हमारे फ्रूट्स हों, ये सब फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये किसी सस्ती चीज़ जैसे प्याज है उसके अंदर भी पाया जाएगा, और किसी महंगा जैसे कि आपके बादाम है या और इस तरह के फूड आइटम्स से उसमें भी पाया जाता है। तो ये हम लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारे शरीर में डेली ऑक्सीडेंट्स जाते ही जाते हैं, और ऑक्सीडेंट ये आपका एक किलिंग केमिकल होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के रोल को कहीं से भी कमतर नहीं आंका जा सकता। हार्ट की बीमारी में टॉक्सिन्स, केमिकल, पेस्टिसाइड का क्या रोल है? देखिए, ये तो बहुत ही एक चिंता का विषय है और इसके ऊपर निगरानी की जानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ, जैसे कि पहले भी मैं अपने अलग अलग उसमें मैंने कहा है कि पेड़ का बड़ा होना उसके खाद और पानी पर निर्भर करता है। अगर हमने इसको सही खाद नहीं डाला है, एक अच्छा पानी नहीं डाला है, तो पेड़ बड़ा नहीं होगा और उसके फल भी हैं वो उतने मीठे नहीं होंगे जितने की होने चाहिए। हमारा शरीर भी किस रूप से बड़ा होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। तो पेस्टिसाइड्स, केमिकल और इस तरह के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन सब से बचाव बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर पब्लिक का है कि बहुत से लोग जो कोई व्यसन नहीं करते हैं उनको भी कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका कारण आर्थराइटिस और वस्कुलाइटिस जो विभिन्न कारणों से वैसे माना जाता है कि सिगरेट, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, स्ट्रेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अल्कोहल और इस तरह के जितने भी अलग अलग व्यसन हैं, जितने भी एडिक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस यानी कि सूजन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो उसको रोक नहीं पाती है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे करके शरीर में एक सूजन की प्रक्रिया बन जाती है, और ये सूजन सबसे पहले जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारा ब्लड सप्लाई सिस्टम है, ये उसको इन्वॉल्व करती है। उन सब में सूजन आएगी, और सूजन आने की वजह से जो हमारे अलग अलग अंग हैं, चाहे वो ब्रेन हो, किडनी हो, हार्ट हो, आंत हो, लीवर हो, या इवन जो हमारे हाथ पैर हैं, उन सब में भी उसका असर आएगा, और वो अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के अंग खराब होंगे। तो ये हमको निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना पड़ेगा और इसको रोकना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक और है, हार्ट अरेस्ट को कैसे पहचानें और क्या करें? देखिए, हार्ट अरेस्ट, जैसे पहले भी कहा था कि हार्ट अरेस्ट का मतलब है कि आपकी धड़कन रुक गई। बहुत सारी जगह स्कूलों में इस तरह के स्कूल लेवल से ही इस तरह के प्रयास किए जाने लगे हैं कि हम लोग जनरल अवेयरनेस दें। जैसे कि अगर किसी का हार्ट रुकता है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसको हम कैसे पहचानेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी पिक्चर और मूवीज़ और टीवी सीरियल्स और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये देखा है कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो सबसे पहले उसकी गर्दन, ये जो हमारा मैंडिबल होता है, जो जबड़ा होता है, तो जबड़े का जो कोना है, इस कोने के नीचे हम लोग ऐसे हाथ धरते हैं। तो जब यहाँ पे हाथ रखेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमारी धड़कन जो है यहाँ पे ऐसे पल्स फील होती है। दूसरा, आप हार्ट के ऊपर हाथ रख कर देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि इसका दिल जो है वो धड़क रहा है या नहीं है। इवन जैसे कि ग्रोइंस में, जो हमारे ग्रोइंस एरिया है, वहाँ पे हम हाथ धर के पता कर सकते हैं कि दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। क्योंकि कितना भी ब्लड प्रेशर कम हो, ये जो है ये धड़कता ही रहेगा, क्योंकि अगर ये रुक गया तो फिर आपका डेथ निश्चित है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता है, अपना हाथ हम ले जाएं और उसके मैंडिबल के जो जबड़े का जो एंगल होता है, जहाँ से जबड़ा ऊपर से नीचे घूमता है, इसके नीचे अगर हम हाथ रखेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि आपका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है और इसकी गति क्या है। दूसरा, जैसे हम अपने घर में हैं तो इसके नापने के लिए हमारे पास बहुत सारी, जैसे ब्लड प्रेशर मशीन से भी आप नाप सकते हैं कि आपका हृदय गति कितना है, या ऑक्सीमीटर आता है जिसमें ऑक्सीजन के लेवल के साथ हम पता कर सकते हैं। तो अगर हम ये पता कर लें, बहुत बार क्या होता है कि हमको हार्ट अटैक हुआ है, यानी कि हमको पंपिंग हमारी कम हुई है, हमारा जो ब्लड सप्लाई था हार्ट का वो कम हुआ है, और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन हम लोग उसको
थम करने लगते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि हार्ट रुक गया होता है और हम लोग सोचते हैं कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, तो उसको डिस्प्रिन और बाकी दवाइयाँ दे देते हैं। तो सही इलाज अगर हम कर ले तो हमारे जो इलाज की सफलता है और जो भी व्यक्ति है उसके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्रेट सर। सर माइनर और मेजर हार्ट अटैक के बीच में क्या अंतर, कैसे पहचाने? देखिए कोई भी हार्ट अटैक चाहे वो माइनर है या मेजर है, बेसिकली हार्ट अटैक को नापने का एक सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको ट्रोपोनिन टेस्ट बोलते हैं। ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट होते हैं। अब उसमें कुछ नए टेस्ट भी आ गए हैं जो कि उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। किसी भी मरीज को जब कोई हार्ट अटैक होता है तो उसका वो टेस्ट कराया जाता है, ट्रोपोनिन टेस्ट कराए जाते हैं। उसमें पता अगर उसका लेवल बढ़ के आया है तो आपको हार्ट अटैक है। ये जो केमिकल है ये आपकी दिल की जो मांसपेशियां हैं, अगर उसको चोट लगेगी तो उसके डैमेज होने की वजह से वहाँ से निकलता है और ब्लड में चला जाता है। अगर वो डिटेक्ट हुआ है तो मतलब आपकी मांसपेशियों को चोट लगी है। ऐसा अमूमनतः केवल तभी होता है जब हार्ट अटैक आपको हुआ है, यानी कि आपके हार्ट की नसें ब्लॉक हुई हैं। लेकिन कुछ और भी कारण ऐसे होते हैं जिसमें कभी कभी ये चीज़ हमको देखने को मिल सकती है। जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए सडनली, तो हार्ट उस प्रेशर को नहीं झेल पाता है, तो आपका क्या वो थोड़ा सा निकल के ब्लड में आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, हल्का सा चेंजेस आएंगे और आपके ब्लड में उसका लेवल जो है वो पॉजिटिव आएगा, बट बहुत कम होगा। तो इन दोनों कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि आपको माइनर हार्ट अटैक हुआ है कि मेजर हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन कहीं से भी दोनों की जो गंभीरता है वो कम नहीं है। चाहे वो आपका ट्रोपोनिन लेवल कम आए या ट्रोपोनिन लेवल ज़्यादा आए, दोनों का रिजल्ट सेम हो सकता है। ये दोनों आपके साथ गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं, इवन आपको डेथ तक ले जा सकते हैं। तो वो छोटा हार्ट अटैक पड़ा है या बड़ा हार्ट अटैक पड़ा है, ये विषय बहुत डिस्कस करने का नहीं होता है। हार्ट अटैक पड़ा है, हार्ट में डैमेज हुआ है, उसको रोकना ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो हो सकता है कि आप समय से पहले, आप बहुत जागरूक हैं, आप समय से पहले हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपका लेवल जो है वो उतना नहीं बढ़ पाया, उससे पहले आपका डिटेक्ट कर लिया गया। लेकिन अगर ये प्रोसेस नहीं रोकी तो यही लेवल आपका धीरे धीरे करके 4-5-6 घंटे में 2 से 35 भी पहुंच सकता है। तो उस कंडीशन में यही माइनर हार्ट अटैक आपका मेजर अटैक हो जाएगा। तो अगर हार्ट अटैक की पुष्टि किसी भी तरह से होती है, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, उसको बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आ रहा है कि ईसीजी की हार्ट अटैक में क्या उपयोगिता है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मरीज को चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होने के बाद उसका ईसीजी किया जाता है, ईसीजी लगभग नॉर्मल आता है, लेकिन उसको दवाई दी जाती है, लेकिन उसका पेन कम नहीं होता है। तो वो किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसका ट्रोपोनिन टेस्ट किया जाए और ट्रोपोनिन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि आपका ईसीजी नॉर्मल है, लेकिन आपका ट्रोपोनिन टेस्ट यानी कि जो ब्लड मार्कर है वो पॉजिटिव आ गया है। तो ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि हार्ट अटैक जो है हमारा वो 2 तरह का होता है। एक ईसीजी में वो है जो कि ईसीजी में जिसमें बदलाव आते हैं जी, उसको बोलते हैं हम एसटी एलिवेशन हमारी। और एक हार्ट अटैक होता है जिसमें ईसीजी में बदलाव नहीं आते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एसटी एलिवेशन हमारी। तो ऐसा भी हार्ट अटैक होता है जिसमें कि ईसीजी में बदलाव आएगा ही नहीं। और इनकी जो ये ईसीजी में बदलाव नहीं आने वाले हार्ट अटैक है, ये कम नहीं है। इनकी इंसिडेंस लगभग 30 से 40% तक होती है। यानी कि लगभग 100 लोगों में ये संभावना रहेगी कि 30 से 40% लोगों में ईसीजी में बदलाव आए ही नहीं। तो जो हार्ट अटैक जो होता है, इसका मेन जो डायग्नोस्टिक फीचर होता है वो होता है आपका दर्द और आपका प्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि आपके लक्षण क्या है। आपको बहुत बार क्या होगा, सीने में दर्द होगा, लेकिन सीने में दर्द केवल 60% लोगों में ही होता है। 40 से 50% लोगों में सीने में दर्द होगा ही नहीं। उनको केवल घबराहट होगी, स्वेटिंग होगी, चक्कर आएगा और एक चेस्ट लेवल की हैवीनेस है, कुछ पत्थर जैसा हमारे दिल के ऊपर रख दिया गया है। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हार्ट सिकुड़ा जा रहा है, लग रहा है जैसे कि हार्ट रुकना चाह रहा है। तो ये जो मल्टीपल हैं, ये मल्टीपल लक्षण है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो ट्रोपोनिन टेस्ट है, अगर किसी को अभी सीने में दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ है, चाहे कितना ही तेज दर्द क्यों ना हो, बहुत बार ऐसा होता है कि 8 घंटे तक ट्रोपोनिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। यानी कि हार्ट अटैक तो है, अब ना ईसीजी में आ रहा है, ना ही
टोपोनिन टेस्ट में आ रहा है, क्योंकि वो 6 से 8 घंटे तक हो सकता है पॉजिटिव ना आए। तो ये बड़ा ही विचित्र एक समस्या हो जाती है, और इसका इसलिए कहा जाता है कि हार्ट अटैक को जानने का सबसे बड़ा जो तरीका वो होता है मरीज के लक्षण। जी। आप मरीज के लक्षण अगर नहीं पहचानेंगे तो आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि ईसीजी और टोपोनिन की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो लक्षण बेस्ड इलाज होता है, और अगर पॉजिटिव आ गया तो कंफर्मेशन हो जाता है। हाँ, अगर 8 घंटे बाद भी टोपोनिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो काफ़ी हद तक माना जाता है कि कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है, इट वाज एंजाइना, यानी कि ये सीने का दर्द तो था लेकिन ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और आता है सर, लोगों को कन्फ्यूज जानना चाहते हैं कि एंजाइना पेन क्या होता है, कैसे पहचाने एंजाइना पेन है। बेसिकली एंजाइना एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है दर्द होना। जी। ये अलग अलग, ये पेट का भी एंजाइना होता है। अच्छा। पेट का भी एंजाइना होता है, उसको भी हम लोग एंजाइना बोलते हैं, और हार्ट का भी। एंजाइना का मतलब है दर्द। किसी भी दर्द को एंजाइना हम कह सकते हैं। किसी भी सॉफ्ट ऑर्गन के दर्द को हम एंजाइना कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एंजाइना और चेस्ट पेन, अब अगर केवल हम हार्ट की बात करते हैं तो कैसे पहचाने कि हमको हार्ट का पेन नहीं है या हार्ट का पेन है। हार्ट के पेन के साथ एक लक्षण जरूर आपको मिलेगा। बाकी पेन में, गैस के दर्द में आपको दर्द होगा, सीने में दर्द हो सकता है, ये दर्द आपके कंधे तक भी जा सकता है, आपके गले में भी आ सकता है, ये आपके हाथ में भी रिलेट हो सकता है। आप बहुत लोग ऐसा देखते हैं कि एसिडिटी जब होती है तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो खिंच जाता है, और डायफ्राम का रिफ्लेक्शन की वजह से ये पेन आपका नेक, शोल्डर और हाथ में चला जाएगा। टिपिकली लक्षण वही मिलेंगे जैसे कि आपको हार्ट अटैक में मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि हमको बता देते हैं कि ये एंजाइना है या हार्ट अटैक है। जैसे अमूमनतः जो एसिडिटी का पेन है वो दर्द तो होगा आपको, लेकिन दर्द के साथ साथ आपको बाकी लक्षण नहीं मिलेंगे। जैसे चेस्ट में हैवीनेस नहीं होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि आपके हार्ट के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ सिंक कर रहा है। आपको दर्द तो है लेकिन आपको मृत्यु वाली घबराहट नहीं होगी। एक जो घबराहट फीलिंग होती है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, मुझे दिखाना चाहिए, मेरी लाइफ को खतरा है, एक ये फीलिंग आती है। चाहे वो हैवीनेस के रूप में हो, चाहे वो सिंकिंग की वजह से हो, या हमारी धड़कनें कुछ कम ज़्यादा होने लगती है, हमारा बीपी कम होने लगता है, हमको स्वेटिंग हो रही है बहुत तेज। तो ये जो लक्षण होते हैं जो हार्ट को की पंपिंग पे असर डालते हैं, और वो पंपिंग कम होने की वजह से हमको जो लक्षण आते हैं, अगर ये आपको नहीं मिल रहे हैं तो काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि बहुत बार वो एसिडिटी का पेन होता है। लेकिन किसी भी पेन को अगर लगता है कि आपको वो एसिडिटी का पेन आपको दर्द हुआ है, किसी भी व्यक्ति को दर्द हो रहा है और उसको लग रहा है कि एसिडिटी है, कि कोई पहली बार में कोई भी व्यक्ति एकदम उसको हार्ट का पेन नहीं मानेगा जब तक कि इस तरह के लक्षण ना हो, कि स्वेटिंग ना हो रही हो, आपको मूर्छा ना आ रही हो। जब तक कि इस तरह के लक्षण नहीं आएंगे तब तक आप नहीं मानते। तो आप एसिडिटी की दवाइयाँ आप खा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसमें आराम नहीं मिल रहा है, आपने दवाई भी ले ली, आपने डाइजिन सिरप भी पी लिया, एक एंटासिड भी ले लिया, और उसके बावजूद भी आपको अगर अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है, आपका दर्द कम नहीं हो रहा है, तो फिर उसको एसिडिटी, केवल एसिडिटी का दर्द समझने की गलती ना करके हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और बन रहा है सर, हार्ट की बीमारी के बचाव में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी कितनी मददगार है? देखिए, जो कहा जाता है कि सृष्टि का सबसे पुराना इलाज आयुर्वेद के द्वारा हुआ था, और आयुर्वेद एक नेचुरल इलाज है। नेचुरोपैथी जो हमको आयुर्वेद ये सिखाता है कि हमारी जीवन शैली, हमारी जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, उनको हम कैसे नॉन केमिकल तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो जब हमारी जो हृदय की बीमारियां हैं उसका जो मेन कारण है वो हमारी लाइफ स्टाइल है, और लाइफ स्टाइल और भोजन प्रक्रिया को सुधारने के लिए आयुर्वेद से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आयुर्वेद का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है हार्ट की बीमारियों से। अगर आप आयुर्वेदा से अपना इलाज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं आप इलाज कर रहे हैं, आप अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखते हैं, आपका खाना पीना एकदम ठीक है, और इस तरह की चीज़ों के साथ अपनी लाइफ स्टाइल आपने सही कर ली, आप योगा करते हैं, तो आपका जब लाइफ स्टाइल ठीक हो जाएगा तो हार्ट का रिस्क भी कम हो जाएगा। और इलाज के बाद भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो आपको हार्ट अटैक हो गया है और आपको दवाइयाँ चल रही हैं, तो आयुर्वेदा की मदद से हम लोग बहुत चीज़ें, जैसे लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, और जब हमारा लीवर सही रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट अच्छा करता है, बहुत कम। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो ये एक पद्धति है, इसका कहीं से भी
किसी तरह से भी हम माने कि नहीं आयुर्वेद अच्छा नहीं है, एलोपैथी अच्छा, ऐसा नहीं है, ये गलत है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको किस समय पे किस चीज़ की ज़रूरत है। आपका बहुत प्रचार प्रसार हुआ सर राम किट के बारे में। आप हमारे दर्शकों को प्रकाश में डालिए, बताइए कि राम किट किस तरीके काम करती है और कैसे लेना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा मुहिम से आपने राम किट को लेकर चालू की थी और जागरूकता पे काम किया था। देखिए, इसका बहुत फ़ायदा भी मिला है। और बेसिकली क्या है, जैसे कि अभी इन सब सवालों में जो सवाल ये आए हैं, इन सब के जवाबों में कोई भी एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम ये देख सकें शॉर्ट कि इंस्टेंटली हम बता सकें आपको हार्ट अटैक है। राइट। चाहे वो मेडिकल साइंस का कोई भी जांच हो, चाहे ईसीजी हो, ट्रोपोनिन टेस्ट हो, या और जो जांचें हैं वो भी, कहीं ना कहीं उसमें समय लगता है जी। एक सबकी अपनी एक सीमित उपयोगिता है, वो उन बंधनों में बंधा हुआ है। तो ये जो समय होता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बिल्लौर में है, उसको भी सीने में दर्द होता है, वो हमको फ़ोन करता है कि डॉक्टर साहब हमको सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और हम उससे पूछते हैं कि नहीं आपको और क्या दिक्कत हो सके। अगर मुझे स्वेटिंग भी हो रही है, मुझे लग रहा है मेरा बीपी कम हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहा है, तो ये तो काफ़ी हद तक हम समझ सकते हैं कि ये जो दर्द है ये केवल इसको एसिडिटी का नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर वो 40 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आएगा, इवन 20 मिनट के रास्ते पे भी अगर आप हैं, अगर आप शहर के अंदर भी हैं और 20-25 मिनट में भी आपको आने में लगता है, तो बहुत बार देखते हैं कि आप रास्ते में आते आते ही आपके साथ अनहोनी हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि नहीं हमको हार्ट अटैक के लक्षण हैं, काफ़ी हद तक ये माना जा सकता है कि आपको हार्ट अटैक के लक्षण हैं, तो जो प्राथमिक इलाज होता है, जिसकी जो हार्ट अटैक की शुरुआत में होता है, जैसे कि दिल के नसों में खून का थक्का जमना, उनका संकुचित होना, क्योंकि जब बीपी कम हो जाएगा तो वो धीरे धीरे करके उनका साइज छोटा होने लगता है। तो इससे क्या होता है, तो एक ब्लॉकेज की वजह से खून की सप्लाई रुक जाती है, दूसरा जो वेसल्स का साइज कम हो रहा है उससे खून की सप्लाई रुक जाती है। तो उस कंडीशन में ये इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अभी हमारे हॉस्पिटल में आता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जांच का रिजल्ट तो अपने समय पर जब आएगा सो आएगा, हम उसको यही दवाई देते हैं। तो हमने यही सोचा था कि अगर ये दवाई उस मरीज को, उस व्यक्ति को उसके घर पे उपलब्ध हो जाए, तो उसके जो हार्ट अटैक का जो गंभीरता है वो भी कम हो जाएगी। और अगर वो किसी अनहोनी की तरफ जा रहा है तो हो सकता है कि वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, वो उससे पहले ही उसकी जान बच जाए। तो इसी को सोच के इन्हीं सब दवाइयों को जो कि हार्ट अटैक के प्राथमिक इलाज में इस्तेमाल की जाती है, उसी को लेके एक किट बनाई गई थी जिसको कि राम किट का नाम दिया गया था। उसमें जो 3 दवाइयाँ हैं, जो पहली दवाई है जो खून का थक्का बनता है, कोई भी हार्ट अटैक खून के थक्के बनने से शुरू होता है, धीरे धीरे करके वो थक्का बड़ा होता रहता है और पूरी नस को बंद कर देता है। तो अगर हम उसको रोक देंगे तो वो खून का बहाव सुचारू हो जाएगा। तो इसके लिए एंटीप्लेटलेट्स होती हैं जो कि प्लेटलेट जो खून का थक्का बनाती है उनको रोक देते हैं, उनको काम नहीं करने देते हैं। इसमें अगर आपके पास घर में जैसे डिस्प्रिन की दवाई है, लगभग सभी के घर में पाई जाती है। अगर आपके घर में डिस्प्रिन उपलब्ध है, आप 2 गोली डिस्प्रिन को चबा लीजिए, फिर पानी में घोल के पी लीजिए, जैसे भी करके अगर आप उसका सेवन कर लेते हैं तो आपके जो खून का थक्का है उसका बनना और उसका एक्सपेंशन यानी कि प्रसार दोनों ही कम भी हो सकता है, पूरी तरह रुक भी सकता है। अगर आपके पास एस्प्रिन डिस्प्रिन नहीं है और आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति इकोस्प्रिन या एस्प्रिन ले रहा है, तो आप फौरी तौर पे उसका भी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना। तो इन तीनों दवाइयों में से जो भी आपको सुगमता से उपलब्ध हो, आप उसका इस्तेमाल करके आप खा लीजिए, चबा के खा लीजिए। चबा के खाने से क्या होता है, दवाई तुरंत डिसॉल्व हो जाती है, और पानी पी लीजिए तो आपका जो खून का थक्का बन रहा था वो कम हो जाएगा। रामकिट की जो दूसरी दवाई है वो है सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल। ये एक नाइट्रेट कंपाउंड की दवाइयाँ होती हैं। इनका मुख्य कार्य होता है, जब हमारा हार्ट अटैक होता है तो बीपी कम होता है, तो हमारी जो नसें होती हैं जो कि हार्ट के अंदर सप्लाई ब्लड लेके जा रही हैं, उनका साइज छोटा होने लगता है, इलास्टिसिटी का, हाँ वो टाइट हो जाती हैं, उनकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है। उसको सॉफ्ट करने के लिए इन दवाइयों का सेवन किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो नसें हैं उनकी जो वॉल की जो टाइटनेस है वो कम हो जाएगी, उनका साइज बढ़ जाएगा
और साइज बढ़ने से जो खून का बहाव है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और हार्ट को ज़्यादा खून सप्लाई होगा, तो आपके पेन में, आपके दर्द में और आपके लक्षणों में कमी आएगी। इसके साथ अच्छा ये होता है कि ये दवाई हम लोग, कहा जाता है कि जीभ के नीचे रख के खानी है। जीभ के नीचे रखने से क्या होता है कि ये दवाई जैसे ही आपके मुंह के पानी के साथ घुल जाती है, ये सीधा वहाँ से ब्लड में पहुँचती है और सीधा हार्ट में चली जाती है। तो ये एक इंजेक्शन की तरह होता है। जैसे इंजेक्शन कहते हैं ना कि इंजेक्शन दिया और आपको सीधा वो ब्लड में पहुंच गया, तो ये भी एक इंजेक्शन की तरह ही है। तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, यानी कि इसके कितनी जल्दी ये काम करेगी, ये बहुत ही अर्जेंट है। ये तुरंत काम कर देती है, इधर आपने उसको रखा नहीं और विद इन सेकेंड्स वो काम करना शुरू कर देती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो हार्ट अटैक है वो काफ़ी हद तक सीमित हो जाता है। जो तीसरी दवाई है वो है स्टैटिन्स। इसमें एक रोजुवास्टैटिन टैबलेट आती है, एक अटोरवास्टैटिन, आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उसको खा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जमता है, कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो जब ब्लॉकेज होता है तो ये कोलेस्ट्रॉल को स्टेबलाइज कर देता है। स्टेबलाइज करने का मतलब है कि उसके प्रसार को रोक देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। तो ये तीन दवाइयाँ जो हमारी बेसिक फिजियोलॉजी है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, ये उसको मद्देनज़र रख के बनाई है। अगर आप इसका सेवन करते हैं, आपको ये लग जाता है कि नहीं हमको हार्ट अटैक है, हम इसका सेवन करते हैं, तो आपके बीमारी की गंभीरता भी कम हो जाएगी। और दूसरा, हो सकता है कि आपका हार्ट अटैक पड़ते पड़ते जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचें आप ठीक हो जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा वो है। और ख़ासकर उन लोगों को हमेशा अपने पास रखनी चाहिए जिनको कि रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ओल्ड एज, कोई डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर का बीमार है, या जिसको कि लक्षण आते हैं वो ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट है, उन सब लोगों को ये दवाई हमेशा अपनी पॉकेट में रखनी चाहिए। क्योंकि कभी भी आपके साथ ये दिक्कतें हो सकती हैं, आप ट्रेन में हो, शादी में हो, समारोह में हो, घर पे, ऑफिस जैसे सुनते हैं, तो ये हमेशा आपको अपने पास रखनी चाहिए। इसी में एक क्वेश्चन और बनेगा सर कि अगर किसी ने राम किट खा ली और उनको हार्ट अटैक नहीं था तो क्या उनको समस्या हो सकती है? देखिए, ये लगभग पूरी तरह से सेफ होती है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी जीवन में डिस्प्रिन खाई हो, ना खाई हो। लगभग सभी व्यक्ति डिस्प्रिन या इस तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं। और अगर हम साइंस की बात करें तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप 1 साल तक लगातार इन दवाइयों, खून पतला करने की दवाइयों को खाते हैं, तो भी आपके अंदर जो ब्लीडिंग रिस्क है वो 1000 में से 1 व्यक्ति में होता है। 1 साल तक लगातार खाने से। ये तो सिंगल डोज है, सिंगल डोज आपको केवल एक ही बार खाना है। तो इसमें तो ये लगभग नहीं के बराबर है ही नहीं, जिसको कह सकते हैं ना कि है ही नहीं कि आपको खून पतला होने की वजह से आपके उसमें कोई ब्लीडिंग रिस्क बढ़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आप देखें, हार्ट अटैक का रिस्क कितना बड़ा है, कितने लोग हार्ट अटैक से परेशान हैं। तो अगर हम रिस्क बेनिफिट रेशियो को एनालाइज करते हैं तो उस हिसाब से इसकी उपयोगिता को बिल्कुल भी कम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि आपका ब्लीडिंग का रिस्क नहीं के बराबर है। दूसरा, इसमें दवाई होती है स्टैटिन, उससे आपको थोड़ा सा गैस्ट्रिक अपसेट के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आपने स्टैटिन की दवाई का आपको पेट में थोड़ा सा आपको कुछ हल्का फुल्का महसूस हो, तो उससे आपको कोई जीवन को खतरा नहीं होने वाला सिंगल डोज से। तीसरी दवाई है आइसोरिडिल या सोर्बिट्रेट। उससे एक थोड़ी समस्या आती है, बहुत लोगों को थोड़ा चक्कर या हल्का सा बीपी कम होने की समस्या आ सकती है। उसके लिए क्या करना है, जैसे उसके लिए सावधानी ये होती है कि जब अगर हमने इसका सेवन कर लिया है, आप बिल्कुल भी बैठ के या गाड़ी पे बैठ के या चल के ना आए। आप कोशिश करें आप लेट के ही हॉस्पिटल तक पहुँचे। तो वो अगर आप लेटे रहेंगे तो आपका बीपी कम होने की समस्या आपको नहीं होगी। अगर आप चल के, दौड़ के या इस तरह से आ रहे हैं तो ये समस्या थोड़ा सा चक्कर का हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि आपका इतना ज़्यादा कम कर दे कि आपको बेहोश होना पड़ जाए। हल्का सा सर दर्द इस तरह की समस्या हो सकती है। तो उसके बचाव के लिए ये, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन को छोड़ के आप लेटे हुए ही आप हॉस्पिटल की तरफ, जैसे गाड़ी में लेट के या एम्बुलेंस में या इस तरह से आप तभी आप हॉस्पिटल आएँ। इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है सर कि हार्ट अटैक के बाद इलाज का प्रारूप क्या है? देखिए, हार्ट अटैक के बाद अगर आपके हार्ट अटैक की पुष्टि हो जाती है तो सबसे पहले तो पेशेंट को स्टेबलाइज करना होता है, क्योंकि
जब एंजियोग्राफी वगैरह की जांच होती है उनका भी एक अपना कॉम्प्लिकेशन रेट होता है, तो हम स्टेबलाइज करके अर्लीस्ट पॉसिबल एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी करने के बाद हमारे पास 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं। अगर मरीज की बीमारी नॉन क्रिटिकल है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि 75% के नीचे नॉन क्रिटिकल माना जाता है, नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज हैं, तो आपको दवाइयों पे ही आपका जो पहला फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो आपको दवाइयाँ चलाएंगे। अगर दवाइयों से आपके लक्षण कंट्रोल रहते हैं तो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन चलने दिया जाएगा, और जैसे कभी समस्या बढ़ेगी तो आपको दोबारा चेक किया जाएगा। अगर आपकी बीमारी क्रिटिकल है तो आपके पास 2 इंटरवेंशन उपलब्ध होते हैं। पहला होता है कि आप एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं, दूसरा होता है कि आप बाईपास सर्जरी करा सकते हैं। उसमें एकदम स्ट्रिक्ट इंडिकेशन होते हैं कि किन मरीजों में एंजियोप्लास्टी होनी है और किन मरीजों में बाईपास सर्जरी होनी है। तो वो जब आपकी एंजियोग्राफिक रिपोर्ट बनती है उससे पता लग जाता है किस तरह का हमको इलाज कराना होगा। ब्लॉकेज आने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जब हार्ट अटैक पड़ता है, बेसिकली जो हमारी नस है वो एक दिन में बीमार नहीं होती है। ऐसा बहुत ही कम लोगों में होता है कि एक ही दिन में आपको, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा था, अचानक से मैं आज जिम करने गया या शादी में थे वहाँ पर हार्ट अटैक आ गया अचानक, ऐसा नहीं होता है। ये एक दिन का नहीं होता है, ये उससे पहले नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज में चल रहा होता है। यानी कि जो भी ब्लॉकेज है वो 75% के नीचे होता है, और जब वो उसके ऊपर जाता है तब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो और आपको तब दर्द महसूस होने लगता है। थोड़ा थोड़ा आपको दर्द हो रहा है या हो रहा है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या मान लेते हैं कि मेरा बीपी की वजह से, ज़्यादा काम या स्ट्रेस की वजह से, इस तरह से आपको बहुत सारे कारण हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब अचानक से होता क्या है, जो आपकी किसी भी स्ट्रेस की वजह से आपकी जो नस होती है कि जो अंदर की जो लाइनिंग है उसके अंदर एक क्रैक आता है, और वो जैसे क्रैक आता है उस क्रैक को बंद करने के लिए जो हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नाम की जो कोशिकाएं होती हैं वो उसकी तरफ भागती हैं उसको सील करने के लिए, क्रैक को। तो वो जो क्रैक को सील करने के लिए जाती हैं तो वो वहाँ पे जाती तो हैं, लेकिन उसको ये सिग्नल नहीं मिल पाता हमको कितना बंद करना है। तो वो बंद करते जाती है, बंद करती है, वो इतना ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है कि वो क्रैक को बंद करने के साथ साथ आपके नस को भी बंद कर देती हैं। तो इस कारण से अचानक से आपके हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, और जब भी अचानक से होता है तब आपको हार्ट अटैक पड़ता है। तो बीमारी आपको बहुत पहले से होती है, लेकिन हार्ट अटैक पड़ने का कारण ये है कि आज वो 75% के ऊपर निकल गया है। एक क्वेश्चन और आता है सर कि डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क कितना हो सकता है? देखिए, ये डायरेक्ट आपके रिस्क फैक्टर हैं। जैसे डायबिटीज़ में जो आपका ये आता है हार्ट अटैक, इसका मेन कारण होता है जो वस्कुलाइटिस। आपकी आर्टरीज़ के अंदर इतना इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि वो धीरे धीरे करके टाइट होने लगती हैं, और उसमें कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का जमाव बढ़ने लगता है, और किसी दिन यही जो कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल में अगर कोई क्रैक आएगा तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और इस तरह के जो व्यसन है, जैसे स्मोकिंग डायरेक्ट कॉजिंग फैक्टर है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं है तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये तो हमारे डायरेक्ट हैं, जिसकी इन सब में तो हमको कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि हमको बंद करना है। टोबैको सेवन वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो गुटखा तंबाकू के फॉर्म में हो या स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज़, ये एक ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो डायरेक्टली हमको इफेक्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है सर कि हार्ट अटैक से बचाव का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक से बचाव का जो सिंपल तरीका है वो है जागरूकता। हमको ये पता होना चाहिए, अगर हमको ये पता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ हैं, हमको ये कैसा पता लगेगा कि हम कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि हमको देखिए कोई भी व्यक्ति आजकल इतनी सब चीज़ों से घिरा होता है, उसके पास ये समय नहीं है, वो अपने रूटीन इलाज के लिए जब तक बहुत दिक्कत नहीं होती डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो वो क्या लक्षण है कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ा लक्षण होता है, जिसको कि आप मानिए, देखिए हार्ट हमारा एक इंजन है, गाड़ी का इंजन है। जैसे आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, इंजन मजबूत होना चाहिए। गाड़ी कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आपका इंजन मजबूत होगा तो वो लंबे समय तक, लंबी दूर तक चलेगी। तो हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई हार्ट कर रहा है। अगर आपके किसी भी अंग में किसी तरह की कोई समस्या है, और ख़ासकर वो जिसमें कि ब्लड सप्लाई जैसे लक्षण हो, तो आप समझिए कि आपका हार्ट भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ है। वो आज हो सकता है कि 10-20% है, आपको लक्षण नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हम और आपके
अगर हम लोग मानते हैं कि हमारी उम्र के लोगों को 3 जीना बिना चढ़े बिना रुके चढ़ जाना चाहिए, बिना सांस फूले, लेकिन अगर हमारी सांस फूल रही है तो वैसे तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन हम अब इतने से भी काम एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका हार्ट कंप्रोमाइज ही तो हुआ। अगर आपको लगता है कि एक आदमी को 40 साल के व्यक्ति को 1 किलोमीटर तो धीरे धीरे दौड़ ही लेना चाहिए, लेकिन वो अगर 100 मीटर में थक जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका हार्ट कंप्रोमाइज है। जी, कंप्रोमाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके अंदर बीमारी है। कंप्रोमाइज का मतलब है कि उसकी जो उसका एक्शन है, जो उसकी जो काम करने की क्षमता वो कम है, और अचानक से किस दिन अगर आपने उसके ऊपर ज़्यादा दबाव डाल दिया तो वो नस में क्रैक हो सकता है, और वही क्रैक आपको हार्ट अटैक से ले जा सकता है। जैसे 17-18 साल के युवक में हार्ट अटैक का कारण क्या है? उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, ना उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है, ना कोलेस्ट्रॉल जमा है, ना उसको डायबिटीज़ है, ना सिगरेट पी रहा है, ना तंबाकू का सेवन कर रहा है, फिर भी क्यों है? क्योंकि उसका जो हार्ट का जो पंपिंग है वो उतना अच्छा नहीं है, और जब वो थोड़ा सा उसको आज खेलने गए थे, थोड़ा सा दबाव पड़ा और हार्ट का जो नस थी उसमें प्रेशर बना, क्रैक आया और हार्ट अटैक हो गया। तो हमको ये जानना है, अगर हमको अपना काम करने में लिमिटेशन हो रही है, अगर हमारा एक व्यक्ति जो हमारा हम उम्र है, हम उसके बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे हार्ट में कमी है, चाहे वो बीमारी के साथ हो या बीमारी के बिना हो। खतरनाक दोनों है, ये हमको समझना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके एंजियोग्राफी की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है, लेकिन आपके लक्षण वही होते हैं, और जब तक आपको हार्ट अटैक की दवाइयाँ नहीं चलाएं, जैसे चलाया रिपोर्ट नॉर्मल आई, हमने बंद कर दिया, फिर वही लक्षण आने लगते हैं, और जब तक वो उसको नहीं खाते तब तक उनको आराम ही नहीं मिलता है। तो यानी कि लक्षण आपके पूरे हुए हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बीमारी नहीं है, बस ये है कि आपकी बीमारी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची जहाँ तक वो एंजियोग्राफी में आ सके, जिसको माइक्रोवास्कुलर एंजाइना बोलते हैं। तो रिपोर्ट नॉर्मल आने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम स्वस्थ हैं। रिपोर्ट केवल आज तक का लेखा जोखा है। आज तक जब जिस समय तक आपकी डाई जारी होती है वो तब तक का ब्लॉकेज बताता है। बहुत बार हमने ऐसे ही पेशेंट देखे हैं कि पेशेंट अपनी रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं, और वो जब रिपोर्ट लेने के लिए वेट कर रहे थे, उसी दौरान उनको हार्ट अटैक पड़ा और मर गए, और उनकी एंजियोग्राफिक रिपोर्ट जो एक ही दिन पहले हुई तो वो एकदम नॉर्मल थी। समझे ना? तो समझना हमें ये पड़ेगा कि एंजियोग्राफी की रिपोर्ट, इको की रिपोर्ट नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं कि आप रिस्क फ्री हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपके हार्ट के अंदर अभी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुए हैं, ये बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बताएगा। ग्रेट, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया सर ने, और हमें पूरा उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन से हमें स्वास्थ्य जागरूकता पे बहुत ही उपयोगिता साबित होगी। सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और साथियों, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।